गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। सबका वेलकम है और आज एक नई टॉपिक के साथ यहाँ पे प्रेजेंट हैं हम। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको बोहर मॉडल से रिलेटेड सारी टॉपिक कवर करनी है और हमको भी कवर करनी है। तो उसी के सीरीज़ में है ये। और इस सीरीज़ में क्या है कि अगर कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, तो उसकी रेडिएशन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं, उसकी रेडिएशन को जो हम रिकॉर्ड करते हैं तो उस रिकॉर्ड से कुछ स्पेक्ट्रम बनते हैं। अब वो स्पेक्ट्रम किस टाइप का हो सकता है? तो स्पेक्ट्रम भी दो टाइप के हो सकते हैं। या तो अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गए, और अगर जो रिलीज़ करा तो होगा आपका एमिशन स्पेक्ट्रम। और आज की हमारी टॉपिक है एमिशन स्पेक्ट्रम पे, और टॉपिक है हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम से आपको क्या लेना है? यहाँ पे हाइड्रोजन एटम से अपने माइंड में सेट करना है कि हाइड्रोजन एटम होगा तो उसके पास क्या होगा? एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन होगा, और क्या होगा? ऑर्बिट होगी, और ऑर्बिट में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे बच्चों एक चीज़ माइंड में सेट करनी है कि कोई भी एटम है तो उसके पास जो ऑर्बिट्स होंगी वो इनफाइनाइट होगी। क्लियर? ऑर्बिट्स क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। अभी तक तुम लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन है, उसका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है, तो हाइड्रोजन का कुछ लोग समझते होंगे, माइंड में उनके होगा कि हाइड्रोजन है ओनली वन ऑर्बिट। बट एक्चुअली होता क्या है, कोई भी एटम है तो उसके पास जो ऑर्बिट्स का नंबर होता है वो कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक, हमने इसको मान लिया ये इनफाइनाइट तक हो गया। अब देखो, अब इसी की हेल्प से हम क्लियर करेंगे अपना एमिशन स्पेक्ट्रम, और यहीं पे मैं तुमको थोड़ा सा बता दूंगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी। क्लियर? ठीक है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर किसी को स्पेक्ट्रम क्या है इसमें प्रॉब्लम है तो वो भी यहीं पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, सबको पता है बोहर ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो रिवॉल्व होगा अपने एक स्टेशनरी फेज में। कब तक? जब तक कि उसे कोई एनर्जी ना प्रोवाइड की जाए। क्लियर? अब सपोज हम एनर्जी प्रोवाइड कर दें, अब हम क्या करें? एनर्जी प्रोवाइड कर दें इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। कुछ इस तरह से हम रेडिएशन की एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को। क्लियर? इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा तो क्या करेगा? अपने ग्राउंड लेवल से कहाँ जाएगा? हाईयर लेवल में जाएगा, और यहाँ भी आ सकता है। क्लियर? और ज़्यादा ऑर्बिट होगी तो इस तरह से उस ऑर्बिट में जाता रहेगा। क्लियर? तो मीन्स क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और क्या हो गया? लोअर ऑर्बिट से कहाँ चला गया? हाईयर में चला गया। मीन्स ग्राउंड स्टेट से कहाँ तक ट्रेवल किया? एक्साइटेड स्टेट तक। और जब ये ट्रेवल कर रहा था, और इसी ट्रेवल में इसके रेडिएशन को जब हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड में किसी को प्रॉब्लम हो तो रिकॉर्ड में ऐसे समझो कि जैसे अभी मैं सिंपल सा एग्जांपल, मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, अब वीडियो बना रहा हूँ तो मैं जो वॉइस मेरे माउस से जो भी यहाँ पे वॉइस निकले तो वो भी क्या है? एक एनर्जी के मीडियम में जा रही है। वो क्या होगा? कैमरे से क्या होगा? टच होगा, और टच जैसे ही हो रहा है तुरंत क्या कर रहा है? कैमरा रिकॉर्ड कर ले रहा है। ठीक, तो ऐसे ही क्या होता था पहले के टाइम में तो इतने ज़्यादा मॉडर्न कंप्यूटर नहीं थे कि हम किसी भी चीज़ को डायरेक्टली रिकॉर्ड करते। तो पहले क्या होता था? पहले के टाइम में किसी को रिकॉर्ड करने के लिए क्या होता था? मान लो ये हाइड्रोजन ही है, ये इसकी ये एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ये इसकी वेव्स हैं या इसकी रेडिएशन है। तो ये अगर जो हम डायरेक्टली इसको ऐसे एनर्जी देते जाएँ तो इसकी रेडिएशन निकलती जाएगी। ठीक, बट इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या किया? बीच में एक निकॉल प्रिज्म लगा दिया। अब निकॉल प्रिज्म क्या करेगा? इसके रेडिएशन को क्या करेगा? डिस्ट्रैक्ट कर देगा। मतलब उनको तो उसमें उनमें क्या करेगा? उसको डिस्ट्रैक्ट कर देगा, उनमें डिस्पर्जन हो जाएगा कुछ इस तरह से वो। और जैसे ये रेज क्या होंगी? स्प्लिट होंगी। निकॉल प्रिज्म क्या करेगा? इस रेज को क्या करेगा? स्प्लिट करेगा। और जैसे ये स्प्लिट होंगी हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक फोटोग्राफिक फिल्म ले लेते हैं। पहले के टाइम में यही था, फोटोग्राफिक फिल्म होती थी, फोटोग्राफिक फिल्म। अब इस फिल्म की क्या प्रॉपर्टी है? तो जैसे पहले के टाइम में कैमरे आते थे
तो कैमरे में क्या होता था कि फ़ोटो क्लिक की जाती थी, तो फ़ोटो क्लिक करने के बाद क्या होता था, वो एक इमेज उस पर क्या करता था, रिकॉर्ड कर लेता था। फिर उस रिकॉर्ड इमेज को हम क्या करते थे, थोड़ा सा वाश करते थे केमिकल के थ्रू, और हमको क्या मिलती थी, ओरिजिनल पिक। तो कुछ उसी टाइप की ये फोटोग्राफी फिल्म थी। अब इस पर क्या होता है कि हाइड्रोजन की जो स्प्लिट लाइन्स है वो जब इस पर फॉल करती है, तो जैसे जैसे फॉल करेगी उसको ये क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड कर रहा है किसके पर्पज से, वेवलेंथ के पर्पज पे भी कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के भी पर्पज पे कर रहा है। ठीक है, और इसी रिकॉर्ड को जब हम ओवरऑल ड्रा कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक, तो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हो सकता है कि कोई भी अगर जो लाइट है उस लाइट को क्या करो, निकोल प्रिज्म से क्या करो, पास करो, तो वो छोटे छोटे लाइन्स छोटे छोटे लाइन में क्या होगी, स्प्लिट होगी, और उस स्प्लिट रेडिएशन में उसका वेवलेंथ क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सब डिफरेंट होगी। उसी को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और रिकॉर्ड करने से जो हमको मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो आज ऐसा ही कुछ हमको रिकॉर्ड करना है, किसके केस में, एमिशन के केस में। किसके केस में, एमिशन के केस में, क्योंकि बोहर के मॉडल में एमिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आज हमको इसी को कवर करना है, एमिशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं किसी भी पार्टिकल की जो एनर्जी लिबरेट हो या एमिट हो या एब्जॉर्ब हो, और उसी एनर्जी को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। क्लियर, स्पेक्ट्रम अगर क्लियर हो गया है तो अब अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं। अब हमारा टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके वो ग्राउंड स्टेट से चला गया एक्साइटेड स्टेट में, या ये फर्स्ट सेल से आ गया आपका इनफाइनाइट सेल में। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सेल है, और फर्स्ट सेल ये सेकेंड हो गया, फिर ऐसे ऐसे थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा, फिर फिफ्थ होगा, फिर सिक्स होगा, फिर किस में चला गया, वो इनफाइनाइट लेवल में। ठीक, तो जब तक वो जा रहा है तब तक वो एनर्जी को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, और जब तक वो जा रहा है एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, तो उस एनर्जी को जो हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमको मिलेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या मिलेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक, अब एनर्जी दिया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ग्राउंड स्टेट से गया हायर स्टेट में, या फर्स्ट ऑर्बिट से गया इनफाइनाइट स्टेट में, तो जा रहा है। तो जैसे जैसे रेडिएशन शो करता जाएगा उसी रेडिएशन को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करते जाएंगे, उसी एनर्जी को रिकॉर्ड करते जाएंगे, और हम बोलेंगे ये तो हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। या यहीं से चलेगा तुरंत रिकॉर्ड करेंगे कि एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हमको क्या दे रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक, अब उसी का अपोजिट सोचो, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पहुँच गया, आपने उसको एनर्जी देना बंद कर दिया, तो आप क्या होगा, तो सही हो, तो आप क्या बोलोगे, सर अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी एनर्जी को एमिट करना शुरू करेगा। तो एमिट कहाँ से करेगा, एमिट कहाँ से करेगा, हायर लेवल से, मीन्स हायर ऑर्बिट तो कहाँ आएगा, लोअर ऑर्बिट। और जब हायर से यानी टॉप से बॉटम आएगा तो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। और जो ये एनर्जी एमिट कर रहा है इसको जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। बात समझ में आ गई कि मीन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन ट्रेवल फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, they release some energy, and this energy when we record by the help of spectrophotograph known as emission spectrum of hydrogen atom। तो ठीक, तो ये तो हो गई थोड़ा सा थ्योरी वाली बात, लेकिन ये सब चीज़ें रिकॉर्ड कौन किया, रिकॉर्ड करने के बाद एक चीज़ सोचो कि मान लो जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ से लेके यहाँ तक आया तो इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कुछ और रही होगी। मान लो यहाँ से लेके ये यहीं तक आया तो इसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कुछ और होगा। मान लो यहाँ से लेके फिर यहाँ तक आ गया तो इसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कुछ और होगा। तो डिफरेंट साइंटिस्टों ने क्या किया, हाइड्रोजन का जो ट्रेवल था फर्स्ट ऑर्बिट से इनफाइनाइट ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, या इनफाइनाइट से सेकंड के लिए, इनफाइनाइट से थर्ड के लिए, इनफाइनाइट से फोर्थ के लिए, या इनफाइनाइट से फिफ्थ के लिए, उस पर उन्होंने कुछ वेव का कैरेक्टर डिसाइड कर दिया। और उन्होंने कुछ क्या बना दिया, एक सीरीज बना दी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा तो कौन सी रेंज उसमें होगी, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा तो उसमें कौन सी सीरीज होगी। क्लियर, और उसी सीरीज़ को हमको यहाँ पे पढ़ना है, लेकिन अब इसमें बहुत ज़्यादा कचर पचर ना हो तो उसको हम क्लियर नीट एंड क्लीन बनाते हैं, वो भी साइंटिस्ट के नेम के साथ, तो तुम लोग को थोड़ा सा आसानी होगी।
हम बात कर रहे हैं किसकी, एनर्जी की। एनर्जी निकालने के लिए मैंने एक आपको फार्मूला बताया था, सबको बताया था ना। फार्मूला क्या था कि एनर्जी अगर निकालनी हो आपको किसी भी एटम के लिए, En या Rn कर लो, तो क्या लिखते थे हम लोग, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने पहले ही बता दिया था आपको, और मैंने आपको यूज करना भी बताया था हाइड्रोजन के केस में, कि अगर आप हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हो तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट का कितना आता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट का कितना जाता था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट के लिए कितना रहता था, सेकेंड ऑर्बिट के लिए रहता था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड के लिए कितना रहता था, थर्ड के लिए -1.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फोर्थ ऑर्बिट के लिए कितना रहता था, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने आपको पहले निकालना बता दिया था। इसका अब आप बोलोगे सर यहाँ पे क्यों लेके आए हैं, तो यहाँ पे इसलिए लेके आए हैं ताकि आपको ये पता चल पाए, क्योंकि ओवरऑल हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एनर्जी की। यहाँ बात तो एनर्जी की हो रही है, एनर्जी की हो रही है, वेव नंबर की हो रही है। तो ये सब हम निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इस फार्मूला से, ठीक। वहाँ पे मैंने बताया भी था आपको कि फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ 13.6 था, फिर कितना हो गया -3.4, थर्ड में थोड़ा सा और कम हो गया, फोर्थ में और कम हो गया, ऐसे फिफ्थ में जाओगे तो जो ग्राफ बनता जाएगा वो बहुत ही कम का बनेगा, ठीक। अब थोड़ा सा ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ की बात करते हैं तो मान लो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट ऑर्बिट, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए है, और इसी ग्राफ से आप क्लियर समझ जाओगे। ये हो गया इनफाइनाइट ऑर्बिट। चलो ये हमने बना दिया इसका फर्स्ट ऑर्बिट, n = 1। इस साइड एनर्जी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एनर्जी ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, ठीक। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक, या लिख ही देते हैं, यहाँ लिखा था एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्लियर। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी हाइड्रोजन एटम के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिसको ये समझ में ना आ रहा हो वो जाके डेरिवेशन या हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्लियर, इन बोहर मॉडल, उस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट में एनर्जी कितनी है, -13.6। अब देखो फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी का गैप थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो एनर्जी का गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हम इसको थोड़ा सा दूरी पे बना लेते हैं, यहाँ तक बना लिए। चलो ये हो गया हमारा n सेकेंड। इसके लिए एनर्जी कितना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर। ये मैंने साइड में से लिख दिया है ताकि आपको डाउट ना हो। अब देखो जो थर्ड है, थर्ड में कितने का गैप है, ये -3.4 है, और गैप ये कितना है, -1.7, मतलब इससे इसको माइनस करोगे तो जो गैप होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा, और इससे इसको माइनस करोगे तो गैप बहुत ज़्यादा होगा, ठीक। तो अब गैप कम होगा तो इसको थोड़ा सा और क्लोज बना लेते हैं, तो ये हो गया n थर्ड के लिए, ठीक। इसकी वैल्यू है हमारी -1.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें और कम गैप हो गया 0.85, चलो तो इसको और क्लोज कर लेते हैं, 0.85, इसको और क्लोज कर दिया। अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एटम है उसका अट्रैक्शन क्या था, फर्स्ट सेल के लिए बहुत ज़्यादा था, सेकेंड सेल में और कम होगा, थर्ड सेल में और कम होगा, फोर्थ सेल में और कम होगा, और जो आउटर सेल होगा उसमें बिल्कुल ही कम होगा, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं, इसको हमने मान लिया इनफाइनाइट ऑर्बिट, ठीक। इनफाइनाइट ऑर्बिट में एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 होगी। या आप लोग निकालना चाहो तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब निकालो इस फार्मूले से, कोई दिक्कत है, निकल जाएगा आराम से। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक। तो हमारा मेन टॉपिक है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इलेक्ट्रॉन सपोज अगर इनफाइनाइट ऑर्बिट से फॉल करता है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो इसकी एनर्जी को रिकॉर्ड करो, एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। कैसा स्पेक्ट्रम, एनर्जी एमिट कर रहा है तो एमिशन का स्पेक्ट्रम मिलेगा। फिर क्या हो रहा है, फोर्थ से या यहीं पे मान लो फिफ्थ मान लेते हम लोग, फिफ्थ ऑर्बिट से आ रहा है, डायरेक्ट फॉल कर रहा है किसमें, फर्स्ट ऑर्बिट में। फोर्थ ऑर्बिट से आ रहा है, किसमें फॉल कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो इनका जो वेवलेंथ है या एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अरे इनफाइनाइट से यहाँ तक आया होगा तो कुछ अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रहेगी, फिफ्थ से
फर्स्ट में आया होगा तो कुछ अलग रहा होगा, फोर्थ से सेकंड में आया होगा तो कुछ अलग रहा होगा, या थर्ड से आया होगा तो कुछ अलग रहा होगा, फिर 2 से आया होगा तो कुछ अलग रहा होगा। क्लियर। तो ये जो लाइन फॉर्म मिलता है इसी को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर। क्यों? क्योंकि प्लैंक ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है, क्वांटाइज्ड होती है। एनर्जी किस फॉर्म में होती है, क्वांटा के फॉर्म में होती है। तो एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, वो हमको कंटिन्यूस नहीं मिलेगा। जो हाइड्रोजन का हमको स्पेक्ट्रम मिलेगा एमिशन का, वो किस कैसा मिलेगा, डिसकंटिन्यूअस। और अगर आप रीजन जानना चाहते हो सर क्यों डिसकंटिन्यूअस होगा, तो प्लैंक ने बोला था कि अगर कोई भी वेव ट्रेवल कर रही है तो उसमें जो एनर्जी होगी वो पैकेट के फॉर्म में मिलेगी, वो भी किस फॉर्म में मिलेगी, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में मिलेगी। इसके लिए बोहर का आप लोग पढ़िए क्वांटाइजेशन, बोहर का पढ़िएगा क्वांटाइजेशन एंगुलर मोमेंटम की हेल्प से। क्लियर। हमने बताया पहले इसको। तो अब ये जो स्पेक्ट्रम बना ये हो गया आपका एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। और इस स्पेक्ट्रम में जो हाइड्रोजन का रेडिएशन है वो कैसा है, तो यहाँ पे जो रेडिएशन है वो कैसा है, अल्ट्रा वायलेट। ये होगा आपका अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट रीजन बोल सकते हैं इसको, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अब देखो क्या हुआ कि ये क्या हो गया, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन मीन्स जो यहाँ पे एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाईली क्या है, एनर्जेटिक है। यहाँ फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। कहाँ से कहाँ तक, अगर इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में, या फिफ्थ से लेके आ रहा है, फिफ्थ से आ रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, मतलब एक लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो एनर्जेटिक होगा, तो इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। क्लियर। और इस सीरीज को, अगर इस टाइप की कोई सीरीज, इसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। क्लियर। सेकंड में आते हैं। सेकंड में जैसे ही मान लो फिर आ रहा आपका इनफाइनाइट से फिर गिरा है किसमें, सेकंड ऑर्बिट में, यहाँ गिरा, फिर ये फिफ्थ से गिरा सेकंड में, फिर ये फोर्थ से गिरा, फिर ये थर्ड से आपका आ गया सेकंड में। तो इस टाइप के रीजन को हम बोलते हैं विजिबल रीजन्स। विजिबल रीजन मतलब अब देखो क्या हुआ कि अब देखो हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, फिर क्या होगा, फिर यहाँ से यहीं तक ट्रेवल करना होगा, तो धीरे धीरे एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज होगी तो इस रीजन को हम अपने नेक्ड आई से देख भी सकते हैं। इस रीजन को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बल्ब, जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब है उनको आप क्या करते हो, ऑन करते हो, तो उनकी जो रेज है उसको आप इजीली देख सकते हो ना। और उनकी रेज को जब आप देखते हो तो आपको क्या दिखता है कि कुछ वाइट लाइट है, लेकिन वो वाइट लाइट क्या है, सिंगल वाइट लाइट नहीं है। अगर आप उसको निकॉल फिल्म से देखो तो क्या होगा, उसमें ढेर सारी मल्टी कलर से विवग्योर है पूरा का पूरा। क्लियर। और वो कंबाइन होकर क्या बनाती है, एक विजिबल रीजन जो कि होती है वाइट लाइट की। ठीक। ऐसे ही क्या होगा, अब इस सीरीज को हमने बोल दिया बामर सीरीज, बामर रीजन। फिर ऐसे डिफरेंट साइंटिस्टों ने अलग अलग, अब इसको भी कुछ क्या, इसको बोलेंगे पार्शियन, फिर इसको ऐसे बोलेंगे आपका ब्रैकेट, फिर इसको बोल देंगे फंड। क्लियर। या फिर फंड। तो ऐसे ऐसे अलग अलग रीजन्स बनाते हैं हाइड्रोजन जब क्या करता है, एमिशन स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करता है। क्लियर। क्या होगा, अगर आपका फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो आपका बनाएगा लाइमन सीरीज, सेकंड में आएगा तो बनाएगा आपका बाल्मर सीरीज, थर्ड में आएगा तो आपका क्या बनाएगा, पार्शियन बनाएगा, फोर्थ में आएगा तो ब्रैकेट बनाएगा, फिफ्थ में आएगा तो फंड बनाएगा। क्लियर। अब इसको एक सिस्टमेटिकली हम लिख लेते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये सब बनता कैसे है। तो ये सब बनता है एनर्जी के फॉर्म से, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रीजन से, जो कि क्या होता है, हम जब हाइयर से कहाँ आते हैं, लोअर में आते हैं, और जब हाइयर से लोअर में आते हैं तो एनर्जी एमिट की जाती है। इसीलिए इस टाइप का जो स्पेक्ट्रम मिलता है हमें उसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि बोहर ने ज़्यादा वर्क किसके लिए किया था, हाइड्रोजन के लिए किया था। तो ये भी आपका रहेगा एमिशन स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब सिस्टमेटिकली करते हैं, मान लो कि ये आपका हो गया हाइयर ऑर्बिट। अब इस हाइयर ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक, तो उसका जो सीरीज बनेगा, जो वहाँ ग्राफ बनेगा, उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। ठीक। और लाइमन सीरीज में जो
रेज होंगी वो क्या होंगी, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। क्लियर। अब अल्ट्रा वायलेट क्या है, अल्ट्रा वायलेट की एनर्जी इतनी हाई होगी कि वो आपके सामने से गुजर जाएगी और आप उसको नेक्ड आई से देख ही नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक है, ठीक है, उसको आप देख नहीं सकते। अब अल्ट्रा वायलेट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जो सन का एग्जांपल लिया जाए हम लोग सन का, तो सन से क्या होता है, कुछ हाईली रेज निकलती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं। और अल्ट्रा वायलेट रेज में क्या होता है कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है वो अर्थ तक अगर जो आ जाए तो क्या होती है, हार्मफुल होती है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो हम लोग क्या, तो होता क्या है कि सन अर्थ के पास क्या होता है, कुछ अर्थ के पास क्या होता है, अर्थ के पास ओजोन लेयर होता है, वो उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और नीचे आएंगे एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज होगी, फिर एन हाइयर लेवल से लेके आ गया N2 में, ये होगा आपका बॉमर सीरीज। बॉमर सीरीज में क्या होगा, एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है और ये क्या हो जाता है, विजिबल रीजन, इसको बोलते हैं विजिबल रीजन, इसको बोलते हैं विजिबल, या यहाँ पे विजिबल लाइट होगी, विजिबल रीजन या विजिबल लाइट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी होगी वो क्या होगा, विजिबल होगा, ठीक। ये एनर्जी अल्ट्रा वायलेट रेज होगी, यहाँ पे विजिबल रेज होगी। अब विजिबल रेज का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम लोग देखा जाए, अब यहाँ से यहाँ तक एनर्जी आ गई, थोड़ी डाउन हो गई, तो उसको, इस एनर्जी को हम लोग देख भी सकते हैं, इसको हम नेक्ड आई से देख भी सकते हैं। और इसका सिंपल सा एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लिया जाए इलेक्ट्रिक बल्ब का, जिसके हम लोग क्या करते हैं, देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब। और नीचे आ गए एन हाइयर टू किस में आ गया, थर्ड सेल में आ गया, इसको बोलते हैं पास्चियन सीरीज। क्लियर। इन पास्चियन सीरीज इलेक्ट्रॉन ट्रेवल क्या करेगा, हाइयर टू एन थर्ड ऑर्बिट, और इसका जो वेव होगा या रेज होगा वो क्या होगा, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रेज की क्वालिटी ये है कि व्हेन सन से जो रेज आती है और सन की वो रेज अगर हमारी स्किन पे पड़ती है तो उसकी हीट को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। मतलब इंफ्रारेड्स आपको क्या देगा, हीट देगा, और इस हीट को आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, अगर आपका सेंसरी ऑर्गन ठीक ठाक है तो। एन हाइयर टू एन फोर्थ, ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट। क्लियर। ब्रैकेट सीरीज, यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, इंफ्रारेड ही मिलेगा, ठीक। एन हाइयर टू एन फिफ्थ, ये आपका हो जाएगा फंड सीरीज, और यहाँ पे भी आपको रेज मिलेगी इंफ्रा रेड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गया कि हाइड्रोजन ट्रेवल कर रहा है ऊपर से लेके नीचे तक, तो अलग अलग वो रीजन बना रहा है। तो पहला रीजन क्या बनाएगा, अलग अलग एनर्जी का वो सीरीज देगा। पहला सीरीज होगा आपका एन फर्स्ट के लिए लाइमन, सेकंड के लिए बामर, थर्ड के लिए पास्चियन, फोर्थ के लिए क्या हो गया, ब्रैकेट हो गया, और फिफ्थ के लिए क्या हो गया, पीफंड सीरीज। ये उनके क्या होंगी, एनर्जी होगी। फर्स्ट में होगा अल्ट्रा वायलेट, सेकंड के लिए होगा विजिबल, थर्ड के लिए होगा इंफ्रारेड, फोर्थ के लिए भी इंफ्रारेड, और फिफ्थ के लिए भी क्या होगा, इंफ्रारेड। लेकिन अगर ये बात की जाए कि सर इलेक्ट्रॉन वहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है सर, उसने स्पेक्ट्रम बना दिया, सर आपने अलग अलग स्पेक्ट्रम को अलग अलग सीरीज का नेम भी दे दिया, ठीक। लेकिन सर क्या हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं जो ऊपर से नीचे तक आता है? अगर मान लो क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि सर जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से लेकर नीचे तक आता है, क्या उसकी एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हम बोलेंगे हाँ, कल कर सकते हैं। क्यों? अब देखो, दो चीज़ें आप माइंड में सेट करो कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसके पास कुछ एनर्जी होगी, और वीडियो से नीचे आ रहा होगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ उसके पास फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होगा, ठीक। तो इसी वीडियो में हम वेव नंबर भी कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, और इसी वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी निकालना सीख लेंगे। क्लियर? तो कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने के लिए हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। जब मैं आपको डेरिवेशन पढ़ाया था, डेरिवेशन ऑफ रेडियस, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे मान लो हमको निकालनी है, पहले तो हम एनर्जी की बात करें। मान लो हमको एनर्जी निकालनी है कि सर हाइयर लेवल से इलेक्ट्रॉन जो है अगर लोअर लेवल में आता है, या सिर्फ लिखते हैं हम एन हाई टू एन इनिशियल, इसी की तो हमको निकालनी है। या इसको मान लो एन फाइनल, कि सर फाइनल ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जब इनिशियल ऑर्बिट में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, तो हमको पता है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है, -2π² z² e⁴ n² h²।
ये मैं ऑलरेडी डिराइव कर चुका हूँ, ठीक है, इसको मैं ऑलरेडी डिराइव कर चुका हूँ। डेरिवेशन ऑफ एनर्जी में आप जाके उसको देखिएगा कि ये चीज़ आता कहाँ से, ठीक है। सो डेल्टा इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई पे पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, क्लियर। और अगर जो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो इसका होल, अगर आप यहाँ से जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर को निकाल लो, ऐसे मान लो, अगर आप ऐसे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, तो ये इसके इक्वल है। मतलब जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर को बाहर करने के बाद इन सभी कॉन्स्टेंट्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब एनर्जी वाला डेरिवेशन आप देखोगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एनर्जी फाइनल से इनिशियल के लिए, क्लियर। तो वह हम क्या करते हैं, फाइनल के लिए भी एनर्जी यही होगी और इनिशियल के लिए वैल्यू यही होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू ई फाइनल। अब एन की जगह हम क्या निकाला, एनर्जी करें तो हमने एनर्जी लिखा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ठीक। क्या करोगे, एनर्जी तो दोनों जगह निकालनी है हमको, तो यानी एनर्जी की वैल्यू यही गिवन है, तो हम फाइनल की भी रख लेते हैं 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई पे पावर 4 अपान एन स्क्वायर एच स्क्वायर, इसके लिए भी रख लिया माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई पे पावर 4 अपान एन स्क्वायर, यहाँ तो ऑलरेडी माइनस लगा ही हुआ है, लगाए चाहे ना लगाए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये लगा ही दो, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। अब क्या करें, अब इसमें जो कॉमन है उसको एक साइड कर लो। तो कॉमन आपको क्या क्या मिल रहा है, तो आपको कॉमन मिल रहा होगा -2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई पे पावर 4 अपान एच स्क्वायर, ठीक। और हमको क्या निकालना, हमको निकालना, हमने एन को क्यों हटा लिया, क्योंकि हमको निकालना था ऑर्बिट। एन क्या बताता है, ऑर्बिट बताता है, और यहाँ पे ऑर्बिट क्या बताएगा, ये फाइनल ऑर्बिट से इनिशियल ऑर्बिट में क्या फंक्शन है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एन को इधर ले आओ, एन को इधर लेके आओगे तो क्या होगा 1n फाइनल अपान 1n इनिशियल, ठीक। किसी को डाउट यहाँ तक, ये हो गया 1n फाइनल, अच्छा स्क्वायर फॉर्म में तो यहाँ भी लिख देंगे n फाइनल स्क्वायर एन इनिशियल स्क्वायर। तो ये तो हो गया एनर्जी के लिए हमारा छोटा सा वर्क। क्या किया, फाइनल के लिए भी एनर्जी रख दी, इनिशियल के लिए भी एनर्जी रख दी। अब जो कॉमन था उसको एक साइड कर लिया और n हमको निकालना था तो n को इस साइड कर लिया, ठीक। अब तुम लोगों ने मैथ में एक फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर इस माइनस को हम इस साइड भेज दें, माइनस को इस साइड भेज दें तो क्या होगा, तो ये क्वांटिटी इधर आ जाएगी। जैसे हम बात करें कि मान लो ये दिया हुआ y माइनस एक्स और ऐसे माइनस दिया, तो इस माइनस को अगर आप इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। तो ऐसे सेम प्रोसेस क्या करते हैं, इस माइनस को इधर भेज देते हैं। तो इस माइनस को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा आपका 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई पे पावर 4 एच स्क्वायर, और अब ये इधर आ जाएगा 1 अपान एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपान एन फाइनल स्क्वायर, ठीक। और ये आपका हो गया डेल्टा ई। तो इसकी जगह आप वैल्यू पुटअप कर लो, इसी फार्मूले पे आप क्या करो, वैल्यू पुटअप कर लो और आप क्या निकाल सकते हो, एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक। जैसे मान लो हमको निकालना हो, हम बात करें कि हमको निकालना ही है, चलो अच्छा एक एग्जाम्पल थोड़ा सा कर लेते हैं। मान लो हमको एनर्जी निकालनी हो किसकी, n फोर्थ से लेके n फर्स्ट तक, इलेक्ट्रॉन जो है फोर्थ से लेके फर्स्ट तक आ रहा है, तो किसकी एनर्जी क्या होगी, तो लिखोगे डेल्टा इज इक्वल टू ये फार्मूला लगाओगे। तो इस फार्मूले की पूरी वैल्यू कितनी आती है, ये हम लोगों ने हमने पहले बता दिया ना, ये इक्वल होता है किसके, ये इक्वल होता है -13.6 के। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव में है तो क्या हो जाएगा, लिखोगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड भी है ना यहाँ पे, क्योंकि जो 13.6 वैल्यू होती है वो जेड की नहीं होती, ये जेड यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल होता है। जेड और एन को छोड़ के मैंने बोला था, जेड और एन को छोड़ के जो इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करते वो कितनी आती है, वो आती थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी जेड को अगर छोड़ दिया जाए, जेड का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जेड का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक।
तो अब जेड का नंबर ऑफ प्रोटॉन छोड़ के ये इसकी वैल्यू कितनी है, 13.6 है। पॉजिटिव में यहाँ पे तो रख लिया हमने, पॉजिटिव में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और जेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है 1, हाइड्रोजन के केस में कितनी होती है 1। फिर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है फोर्थ और फर्स्ट के लिए। तो फिर ये फार्मूला क्लोज करोगे n, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। अच्छा, आपको निकालना है 1 - 1/n फोर्थ स्क्वायर, यही तो निकालना आपको। तो इस फार्मूले पे रख के अब इसको सॉल्व करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगी। कैसे, जैसे मान लो रख दिया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1 का होल स्क्वायर अपान 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। अब इसी को आप लोग सॉल्व करते जाओगे, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही क्या होगा, एनर्जी होगा। किसके लिए, फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। एनर्जी की जितने जो भी आंसर आएगा वही क्या होगा, एनर्जी फोर्थ ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। ठीक, तो इससे आप लोग एनर्जी निकाल लेंगे। अब दूसरा टॉपिक मैंने आपको प्रॉमिस किया कि सर कि आप लोग को मैं वेव नंबर भी निकालना बता दूं। तो वेव नंबर निकालने के लिए क्या करोगे, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लो, इससे आपको एनर्जी निकालोगे एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के लिए। चलिए वेव नंबर की बात करते हैं। तो वेव नंबर के लिए हमको पता है एक फार्मूला सबको पता होगा, डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू। किसने दिया था, प्लैंक कांस्टेंट से मिला था हमको, जहाँ पे न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। सब पढ़ाया गया आप लोग को, क्लियर। और हम इसको डेल्टा न्यू की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, C/λ भी होती है। न्यू इज इक्वल टू C/λ। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अब हम लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू HC/λ। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो लिख सकते हैं। और डेल्टा ई की वैल्यू कितनी होती है, तो सबको पता है डेल्टा ई की वैल्यू भी पीछे बताया मैंने। डेल्टा ई की वैल्यू क्या है, तो लिखेंगे हम लोग अभी डेल्टा ई पीछे हम लोग निकाले ना एनर्जी के लिए। सो डेल्टा इज इक्वल टू 2π²m/z² e⁴/h² और अंडर ब्रैकेट 1/n इनिशियल का होल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करें, डेल्टा एच की जगह पे क्या रख देते हैं, ये रख देते हैं HC। डेल्टा ई की जगह पे क्या रख दिया हमने, HC/λ इज इक्वल टू 2π²m/z² e⁴/h², 1n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1n फाइनल स्क्वायर। ठीक, आप क्या करोगे, अब देखो ये h इससे h इसमें जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 2π²m/z² e⁴, ये क्या हो जाएगा h³ हो जाएगा। ठीक, h³ और c भी इधर आएगा तो h³ c अंडर ब्रैकेट n इनिशियल स्क्वायर माइनस n फाइनल स्क्वायर। n समझ रहे हो ना, n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक, अब इनिशियल का मतलब क्या कि नीचे से, ni का मतलब क्या होगा, इनिशियल का मतलब हो जाएगा आपका प्रारंभिक, जहाँ से आपने स्टार्ट किया। और फाइनल का मतलब क्या, जहाँ तक आप गए लास्ट, ये आपका फाइनल। ठीक, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो एनर्जी का। ठीक, तो अब बचा गया यहाँ पे, तो h तो यहाँ आ गया, c भी यहाँ आ गया, तो बचा गया 1/λ। और 1/λ ये आपका क्या है, 1/λ को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 1/λ इज इक्वल टू 2π²m/z² e⁴/h³ c। फिर ये फार्मूला पीछे से हमको मिला हुआ है। तो अगर हम ओवरऑल इसको इस तरह से लिखें कि 1λ इज इक्वल टू न्यू बार, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेव नंबर। तो क्या बोलते हैं, वेव नंबर। तो 1λ इज इक्वल टू न्यू बार, तो ये किसके इक्वल होगा, तो अब इन सबको ये z² को छोड़ के बाकी का जो सब है इसको हमने बोल दिया RH इंटू z² ब्रैकेट 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। क्लियर, तो ये एक फार्मूला बन गया आपको वेव नंबर निकालने के लिए। वेव नंबर किसने का, वेव नंबर इज इक्वल टू RH
RH क्या है, इन सभी वैल्यूओं के लिए एक हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया RH। क्लियर, इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। बहुत बड़ा है सब, 2-4 बार आप लोग रट्टा मारोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो इसका यूज वहाँ पे। क्लियर, तो स्टूडेंट्स 2 फार्मूला हमने ड्राइव किया, एक तो हमने वेव नंबर के लिए कि इलेक्ट्रॉन का वेव नंबर क्या होगा वहाँ पे, दूसरा हमने ड्राइव किया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी। तो ये एनर्जी के लिए हो गया और ये आपका किसके लिए हो गया, वेव नंबर के लिए। और इन्हीं दोनों फार्मूला का यूज करके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आप उसको सॉल्व कीजिए, और जिसको डाउट हो फिर कमेंट सेक्शन या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज के उसका सोल्यूशन वो पा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने ओवरऑल डिस्कस किया कि एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, और एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम में क्या डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसको उस एनर्जी को रिलीज भी करना पड़ता है। जब वो इस एनर्जी को रिलीज करता है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, और उस रिकॉर्ड किए हुए स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है हाइयर टू लोअर लेवल, तो उसकी एनर्जी भी हम लोग निकाल लेंगे इस फार्मूले से। ठीक, एनर्जी हाइयर लेवल टू लोअर लेवल आ रहा है तो उसका कुछ वेवलेंथ भी होगा, उस वेव या कितना वेव नंबर वो दे रहा है तो उस वेव नंबर को भी हम निकाल लेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। क्लियर, ये RH को माइंड में सेटअप करना कि Z² को हटा के जो भी वैल्यू ये होती है, ये होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 109677,76 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर को, वहाँ पर देखेंगे डी ब्रॉगली इक्वेशन एज वेल एज वहाँ पे ही डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तब तक के लिए पढ़िए, कोई डाउट हो तो बताइएगा, मिलते हैं।